हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ नई चीज़ पढ़ने वाले हैं हम। आज मैं आपको लेके आई हूँ यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। क्या चीज़ है ये इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। सबसे पहले मैंने आपको हर बार एक ही बात बोलती हूँ कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें, क्या है उसके अंदर, क्यों उस चीज़ की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है यूक्लिड ज्योमेट्री की, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ का अगर फंडामेंटल हमें क्लियर हो जाता है तो वो चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। और मेरा तरीका वही है कि पहले मैं आपको बेस बताती हूँ उसका। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम है। देखिए, ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो की बात करें, हम हड़प्पा की बात करें, बहुत पुराने समय की 3000 ईसा पूर्व की बात करें, उस समय भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो उस समय भी मतलब बाथरूम हुआ होते थे, बड़े बड़े तालाब होते थे, बड़े बड़े महल में कमरे होते थे। यानी कहीं ना कहीं ज्योमेट्री, कहीं ना कहीं चीज़ों का यूज़ होता था। वहाँ भी एरिया निकाला जाता था, वहाँ भी लंबाई चौड़ाई होती थी, सारी चीज़ें होती थी। जैसे हम बात करते हैं तो पहले जैसे बाढ़ आती थी, जो भी खेत होते थे, जो भी लोग कृषि करते थे, उनके अलग अलग खेत होते थे, बाउंड्री ख़त्म हो जाती थी, फिर लोग बाउंड्री बनाते थे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी जो हर बार लोग फेस करते थे। तो ऐसे साइंटिस्ट आए, थेल्स साइंटिस्ट हुए, हमारे गर्तक हुए, थेल्स हुए, पाइथागोरस हुए, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपकी बुकों में बार बार नाम आता है। और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातों के बारे में बताया, अलग अलग चीज़ें बताई कि इसको हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सब अपने आप में फैला हुआ था, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी नॉलेज आ चुकी थी, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ें एकत्रित कर ली थी कि भाई ये सिद्धांत अपना लें, ये सिद्धांत अपना लें तो ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ज्योमेट्री तो शुरू से ही यूज़ होता है, हर चीज़ शुरू से यूज़ होती है, मैथ शुरू से यूज़ हो रहा है, सब कैलकुलेशन होती थी, पहले भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस लोग करते थे। जैसे हम चाणक्य की बात करते हैं तो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, तो बड़े बड़े महान लोग हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस की हैं और जिन कैलकुलेशन के हिसाब से आज भी लोग चल रहे हैं। तो वही एक वैज्ञानिक हुए उसके बाद यूक्लिड ने क्या किया कि जो अलग अलग फैली हुई चीज़ें थी उनको सब एक बुक में ले आए, अलग अलग चैप्टर्स में ले आए और उन्होंने इस ढंग से समझाया। कुछ चीज़ें उन्होंने बोला कि समझाई नहीं जा सकती, जो होती हैं, बार बार उन्होंने प्रूफ किया कि जैसे एक मैं पॉइंट लिख दूँ तो भाई बिंदु होता है, पॉइंट होता है, अब उसको क्या प्रूफ करें भाई उसको प्रूफ कैसे करें। उन्होंने बोला एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, मालूम है कि एक लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ से खींच दें तो वो आगे आगे बढ़ जाती है, लेफ्ट से भी बढ़ेगी, राइट से भी बढ़ेगी। उन्होंने बोला एक सर्कल बना सकते हैं, छोटा सर्कल बना सकते हैं, बड़ा भाई ये चीज़ें प्रूव्ड हैं कि ऐसा हो सकता है, होता है, इसको प्रूफ कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसी चीज़ें बताई। उन्होंने बोला कि कुछ ऑक्सिम्स होती हैं और कुछ पोस्टुलेट्स होती हैं। उन्होंने कुछ चीज़ों को ऑक्सिम्स नाम दिया और कुछ चीज़ों को पोस्टुलेट्स नाम दिया। मतलब एक साथ उन्होंने जो चीज़ें हमें ज़रूरत थी ज्योमेट्री में, जो हमें यूनिवर्सली ज़रूरत थी, जो हर जगह यूज़ होने वाली चीज़ें थी, वो उन्होंने समराइज़ करके एक बुक में बनाई और उसको आगे आने वाले साइंटिस्ट भी उन सब का यूज़ करके आगे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो बताया ऑक्सिम्स बताई। और ऑक्सिम्स क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज आप इंडिया में पढ़ें, किसी स्टेट में पढ़ें, अमेरिका में पढ़ें, ब्रिटेन में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, ये जो चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ, यहाँ भी सही है कि 2 + 2 4 होता है, तो अमेरिका में भी पढ़ेंगे तो 2 + 2 4 होता है। सीधी सी बात ये, यूनिवर्सल ट्रूथ उनको बोला जाता है जो हर जगह सही है। तो आज आप 2 3 जा 6 होता है, आपको भी मालूम है टेबल, तो वही यहाँ पे पढ़े या अमेरिका वाला पढ़े, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो उन चीज़ों को उसने बोला ऑक्सिम्स, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी चीज़ों को उन्होंने बताया कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिना सोचे समझे, बिना प्रूफ किए हम उनका यूज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने कुछ चीज़ों को प्रूफ भी किया। प्रूफ करने के बाद उस प्रूफ को हम यूज करके नए प्रूफ भी कर सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने लिखा। तो वो सारी चीज़ें जो उन्होंने समराइज़ की, जिनका हम आगे जाके अपने मैथ्स में यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें यूक्लिड ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम यूक्लिड ज्योमेट्री में? ऑक्सिम्स के बारे में पढ़ते हैं, जो होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी मैथ्स में पढ़ें, एलजेब्रा में पढ़ें, ज्योमेट्री में पढ़ें, अर्थमेटिक में पढ़ें, किसी में भी पढ़ें,
आप मैथ पढ़ें, सेट पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, यूनिवर्सल ट्रूथ है अगर, तो वो सब जगह एक जैसा ही है, आप कहीं भी उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला पहला यूनिवर्सल ट्रूथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारे हैं और भी लिखूंगी आगे, पर एक सिंपल सा बात बताऊँ मैं, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक कोई भी चीज़ें अगर किसी सेम चीज़ के बराबर हैं, कोई दो चीज़ें, कोई 10 चीज़ें किसी सेम चीज़ के बराबर हैं, b बराबर a है और c बराबर a है, तो ये आपस में बराबर होंगी। कैसे? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ सब्जी का। मैंने पावर गिलकी ली, मैंने पावर टिंडे लिए, मैंने पावर सेब लिए, फल लिए, मैंने चलो नमकीन लिया, पावर का पैकेट है मेरे पास। तो भाई अगर दो चीज़ें किसी एक चीज़ के बराबर हैं, पावर के बराबर हैं, 250 ग्राम है, तो 250 ग्राम का मतलब है कि ये चीज़ भी 250 ग्राम है, ये चीज़ भी 250 ग्राम है। भाई उसने बोला एक जो पैकेट है वो 250 ग्राम का है, दूसरा पैकेट है वो भी 250 ग्राम का, अरे तो ये भी तो आपस में 250 ग्राम हुए। कहने का मतलब है कि दो चीज़ें अगर किसी तीसरी चीज़ के बराबर होती हैं तो वे आपस में भी बराबर होती हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के भी बराबर होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा b बराबर a, c बराबर a, तो b बराबर c होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप मैथ्स में यूज़ करें, ज्योमेट्री में यूज़ करें, फिजिक्स में यूज़ करें, कहीं पर भी आप यूज़ कर लें, ये ऐसा ही रहने वाला है। ना तो इसको प्रूफ की ज़रूरत है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अगर कोई दो चीज़ें किसी एक तीसरी चीज़ के बराबर हैं तो वे आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, क्योंकि ये सब यूक्लिड ने यूनिवर्सल ट्रूथ हमको दे रखे हैं। बहुत सारे साइंटिस्टों ने बार बार इसका यूज़ किया और उन्होंने देखा कि हर जगह ऐसा ही चलता है, तो उसको उन्होंने यूनिवर्सल ट्रूथ बोल दिया। तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सिम्स, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ होती है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स वर्ड्स का यूज़, अब देखिए पोस्टुलेट्स होते हैं, पोस्टुलेट्स भी यूनिवर्सल ट्रूथ ही हैं, पोस्टुलेट्स भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, लेकिन स्पेसिफाई हैं ये ज्योमेट्री के अंदर। जैसे मैं पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, जैसे पोस्टुलेट्स की हम बात करें तो पोस्टुलेट्स जो हैं हमारे कैसे हैं, जैसे पॉइंट है ज्योमेट्री में यूज होता है, लाइन है ये ज्योमेट्री में यूज़ होती है, कॉनसाइड है ये पॉइंट्स, ये लाइन कॉनसाइड है ये ज्योमेट्री में यूज़ हो रही है। भाई ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको हम दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, ये ज्योमेट्री में यूज़ हो रहा है। कोई भी राइट एंगल है, छोटा बनाऊँ मैं, एक राइट एंगल है ये, एक बड़ा राइट एंगल बना दूँ, तो ये आपस में राइट एंगल में छोटा बनाऊँ, बड़ा बनाऊँ, कहीं पर भी बनाऊँ, कहीं पर भी बनाऊँ, ये सब कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो कुछ चीज़ें जो हैं ज्योमेट्री में ज्योमेट्रिकली यूज़ होती हैं, जब ज्योमेट्रिकली यूज़ होती हैं वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ तो है। भाई वही यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जहाँ कहीं भी हम यूज़ करें, ज्योमेट्री को भी कहीं भी यूज़ करें तो वो हर जगह सही होगा। भाई फिजिक्स में अगर राइट एंगल नॉर्मल खींच रहे हैं, फिजिक्स में भी हम नॉर्मल खींचते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, उसमें हम नॉर्मल खींचते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो वो जो नॉर्मल है वो भी तो 90 है, तो कहीं भी खींचेंगे। हम प्लेन सरफेस पर खींचें, हम घर भी बना रहे हैं, घर बना रहे हैं तो ये जो दीवार है और जो फ्लोर है वो एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी वो चीज़ सही है। यानी जहाँ पर भी हम ज्योमेट्री का यूज़ कर रहे हैं तो ज्योमेट्री में यूज़ करने वाले यूनिवर्सल ट्रूथ क्या कहलाते हैं, पोस्टुलेट्स कहलाते हैं। ये स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, पोस्टुलेट्स जो है स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री है, और यूनिवर्सल ट्रूथ तो जनरल है, सभी के लिए है। बाकी ऐसा ये नहीं है, ये जो लाइन की बात करते हैं, पॉइंट्स की बात करते हैं, सर्कल की बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल वर्ड है ना, एक्चुअली ज्योमेट्रिकल वर्ड है, इसलिए ज्योमेट्री के लिए हो गया, तो नाम अलग कर दिया उन्होंने, ऑक्सिम्स बोल दिया और स्पेसिफिक चीज़ों को पोस्टुलेट्स बोल दिया जो ज्योमेट्री में यूज़ हो रही हैं। क्लियर है? तो हमें साइंटिस्ट ने बताया, हमें मैथमेटिशियन जो यूक्लिड थे उन्होंने इन चीज़ों के बारे में हमको बताया, क्योंकि अब हमारा ज्योमेट्री अगला चैप्टर है, लाइन्स, एंगल्स, ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी, ये सब आने वाला है। तो देखिए जब भी हम मैथ्स पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, देखिए आपको जब प्लस माइनस सिखाया तो पहले आपको 1 2 3 सिखाई, 1 2 3 सिखाने के बाद आपको साइन सिखाए कि प्लस के साइन का मतलब होता है नंबर्स को ऐड करना, और छोटे क्लास में टीचर बताती नंबर लाइनें खींच देती है, और 2 लाइन खींच दी, फिर 3 लाइन खींच दी, जोड़ो तो हम चालू हो जाते हैं 1 2 3 4 5, यानी प्लस, और उसके बाद बताया जाता है कि ये प्लस साइन है। तो भैया प्लस साइन यूनिवर्सल है, कहीं पर भी लगा है अगर प्लस साइन, उसका मतलब क्या है, हमें ऐड करना है, ये भी तो यूनिवर्सल है, मैथमेटिक्स में यूज़ हो रहा है। 1 2 3 जो हम पढ़ते हैं, 1 2 3 जो पढ़ते हैं वो भी क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो मेन चीज़ कहने का मतलब ये है कि वो यूक्लिड, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री क्यों दे रहा है,
वो इसलिए दे रहा है कि पहले आप बेसिक समझें, ज्योमेट्री का बेसिक समझें। अगर आपको ज्योमेट्री का बेसिक समझ में आ गया कि एक लाइन खींचते हैं, लाइन को दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, राइट एंगल है, राइट एंगल कहीं पर भी बनाए, छोटा बनाए बड़ा बनाए, सभी 90 डिग्री आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दो लाइन कोइंसाइड कर रही तो आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। किसी भी पॉइंट से कोई रेडियस लेके हम सर्कल खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सब क्या है, पोस्टुलेट्स। अगर ये आपको बारीकी से समझ में आ गई चीज़ें तो ज्योमेट्री आपको आसान लगेगा। जैसे कोई दो एंगल है, दो एंगल में मुझे तीसरा एंगल जोड़ना है। देखिए अब अगली पोस्टुलेट्स आएगी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, पहली हो गई। अगर मैं बोलूँ कि कोई दो चीज़ें बराबर हैं, जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि a बराबर b है, अगर मैं उसमें सेम चीज़ जोड़ दूँ, अगर मैं इसमें k जोड़ दूँ, इक्वल इज एडेड टू इक्वल, अगर दो चीज़ें आपस में बराबर थी, उसमें मैंने दो सेम चीज़ें जोड़ दी, तो भी तो ये आपस में बराबर होंगी, कि नहीं होंगी। तो यानी कि इक्वल इज एडेड टू इक्वल, देन होल्स आर इक्वल, होल्स मतलब a प्लस के बराबर b प्लस के। इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, देन रिमाइंडर आर इक्वल। दो चीज़ें बराबर हैं, दो बराबर चीज़ों में से बराबर चीज़ों को माइनस कर दें तो भी तो आपस में बराबर होंगी। अब अगर बड़े पार्ट, उसने बोला कि कोई बड़ा पार्ट है, उसका अगर छोटा पार्ट कर दें तो छोटा पार्ट हमेशा बड़ा का पार्ट होगा, भाग होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर कोई एक लाइन है, कोई एक चीज़ है, एक लाइन है, ये सपोज लाइन है, इसके मैं दो पार्ट कर दूं, तो अगर मैं इसके हाफ कर दूं, सेम चीज़ के हाफ भी तो आपस में बराबर होंगे। यानी अगर एक लाइन सेगमेंट है ए बी और मैंने ये सी पॉइंट है और ये दोनों मैंने आपस में बाइसेक्ट कर दिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये पार्ट दोनों आपस में कैसे बराबर हैं। यानी अगर सेम पार्ट के दो भाग कर दिए जाएं इक्वल, तो वो भी तो आपस में बराबर होंगे। अगर सेम पार्ट के दो भागों को डबल कर दिया जाए तो भी तो वो आपस में बराबर होंगे। यानी ये सारी चीज़ें हमें आती हैं, लेकिन वो फिर भी 9th क्लास में बोलता है कि बेटा पढ़ लो। यूक्लिड ज्योमेट्री नाम से एक चैप्टर दे देता है और बोलता है पढ़ लो। क्यों पढ़ लो, कि ये बेसिक है, फिर से रिवाइज कर लो। पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये टीचर ने सारी चीज़ें हमें सिखा रखी हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि 9th क्लास में आके फिर से रिवाइज कर लो, समराइज कर लो, चीज़ों को फिर से दिमाग में बिठा लो। और कोई बच्चा भूल चुका है तो फिर से पढ़ लो। तो ऑक्सियम्स का मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है कि अगर ये प्लस साइन है तो हर जगह यूनिवर्सल ट्रुथ प्लस ही लगेगा। मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगेगा। डिवीज़न है तो डिवीज़न लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। अगर कोई दो चीज़ें किसी चीज़ के बराबर हैं तो वो आपस में बराबर होंगी। ये सब चीज़ें क्या हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। हम रोज़ देखते हैं इसके एग्जाम्पल, हम रोज़ सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, राशन पानी आता है, तो हम बोलते हैं ना चीज़ें बराबर हैं। पहले तौल नहीं होती थी, पहले बाँट नहीं हुआ करते थे, वेट नहीं हुआ करता था, तो लोग क्या करते थे कि एक वजन से दूसरे वजन को कंपैरिजन कर लेते थे कि ये इतना है, ये इतना है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। उसका फिर मूल्य डिसाइड कर लेते थे कि ये ज़्यादा मूल्य की चीज़ है, ये कम मूल्य की चीज़ है। प्राइस देख लेते थे, प्राइस के हिसाब से डिसाइड करते थे, तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। तो फिर साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज़ को समराइज कर दिया हमें इजी बनाने के लिए। देखिए मैं आपको ऑक्सियम्स के बारे में बता रही थी। पहली ऑक्सियम मैंने बताई थी, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। अगर दो चीज़ें किसी तीसरी चीज़ के बराबर हैं तो वो आपस में कैसी होती है, बराबर होती हैं। तो ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है जिनकी हम बात कर रहे थे, ये यूक्लिड ने हमको समराइज करके दिया हुआ है और जिसका हम लगातार यूज़ करते जा रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। क्योंकि जब कोई चीज़ बुक में आ जाती है तो बुकों से क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम इसीलिए हम बोलते हैं बुकें लिखना चाहिए। हमारी नॉलेज को हमें लिखना चाहिए। हम अपनी नॉलेज को लिखेंगे तो आगे आने वाले समय में आगे आने वाली पीढ़ियाँ उस चीज़ को समझ पाएंगी, लिख पाएंगी। तो हमेशा कोई चीज़ आपके दिमाग में आती है, कोई थॉट्स आती है, नई नई चीज़ें आप सोचते हैं, करना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को आप किताब बनाइए, लिखिए, राइटिंग स्किल डेवलप करिए, जिससे आपकी चीज़ें लोगों के काम आ सकें। तो वही यूक्लिड ने किया था कि जिसको आज हम यूज़ करके आगे बढ़ पा रहे हैं। दूसरी देखिए, दूसरी ऑक्सियम से हमारी, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। अगर दो चीज़ें इक्वल हैं उनमें एक और सेम चीज़ इक्वल को ऐड कर दें, कि जैसे देखिए पाव पावर हमने चीज़ ली, मैं वजन से इसलिए बात करती हूँ हर बच्चे को समझ में आए। तराजू है, पल्ला
पल्ले पे 1-1 किलो दोनों साइड चीज़ रखी हुई है, दोनों बराबर हैं। अगर हम 100-100 ग्राम चीज़ें और डाल दें तो भी तो आपस में बराबर होंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो वह यही बोल रहा है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर कोई इक्वल चीज़ है इक्वल ऐड कर दें, यानी उसने बोला ए बराबर बी है, सी बराबर डी है, अगर हम कुछ इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो भी तो ये आपस में बराबर होंगी। यानी इक्वल इज एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। कोई दो बराबर चीज़ों में तीसरी बराबर चीज़ को जोड़ा जाता है तो वो आपस में कैसी होती है? बराबर। बराबर चीज़ें, जैसे 1-1 किलो है और वापस से 1-1 किलो को और मिला दें तो 2-2 किलो हो गए दोनों चीज़ें, तो भी तो आपस में बराबर हुई। तो इक्वल इज एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल। ये ध्यान रखना इन चीज़ों को, ये जनरल चीज़ें हैं, सबको आती हैं, पर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अब हम लाइन्स एंगल्स पर आने वाले हैं, ज्योमेट्री के पार्ट पर आने वाले हैं, तो ये चीज़ें भी आपको वापस से दिमाग में रिवाइज हो जाएं। तीसरी चीज़, इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। अगर दो चीज़ें बराबर हैं, उसमें से बराबर सी चीज़ हटा लूँ, कोई दो बराबर चीज़ें हैं मेरे पास, दो बराबर चीज़ें हैं, उसमें से बराबर चीज़, जैसे लड्डू हैं, वजन में बराबर है, सेम लड्डू का वजन सेम है, 2 डिब्बों में लड्डू रखे हुए हैं, अगर मैं 2 लड्डू कम कर दूँ तो भी तो वही बराबर ही होंगे, लड्डू के डिब्बे में वजन बराबर ही रह जाएगा, क्योंकि हमने बराबर दोनों में से हटाया। तो इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड, ये दो चीज़ें बराबर हैं, अगर हम मैं बराबर चीज़ों को बराबर माइनस करूँ तो ये आपस में भी कैसी होंगी? बराबर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है तराजू का, कि वेट पर कोई चीज़ रखी है, जैसे मैंने बोला मिठाई के 2 डिब्बे हैं और दोनों बराबर हैं, उसमें से कोई चीज़ कम कर लें तो भी बराबर होंगे, उसमें और बढ़ा दें तो भी बराबर होंगे। यानी इक्वल इज एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल, इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, रिमाइंडर आर इक्वल। ये हमें याद होने चाहिए। जब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके तो हमें लिखना पड़ता है, पोस्टुलेट्स को लिखना पड़ता है, हमें ऑक्जिम्स को लिखना पड़ता है कि कहाँ से ये चीज़ ली है हमने, क्योंकि ये कोर्स है हमारा, और अगर ऑक्जिम्स को लिख के करेंगे तो फुल में से फुल मार्क्स आते हैं। बच्चे को लिखना कंपलसरी है। अगर हम इसका यूज़ करते हैं कि इक्वल इज एडेड टू इक्वल देन होल्स आर इक्वल, ये लाइन्स एंगल्स ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी जब हम करेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी में इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ आपको ये चीज़ें लिखते हो, अच्छा इंप्रेशन जाता है, टीचर को समझ में आता है कि इस बच्चे को अच्छे से आता है। नेक्स्ट आता है थिंग्स दैट आर कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर दो चीज़ें बराबर हैं, कॉन्साइड कर रही हैं, जैसे ये हाथ, देखिए ये कॉन्साइड कर रहे हैं तो ये आपस में बराबर हैं। कोई दो चीज़ें कॉन्साइड करती हैं, कोई दो चीज़ें कॉन्साइड करती हैं तो आपस में कैसी होती है? बराबर। मैंने एक सर्कल का एग्जांपल लिया, अगर ये दोनों सर्कल बराबर हैं, एक दूसरे को कॉन्साइड करते हैं, तो सर्कल विद सेम रेडियस के अगर मैं बना दूं और एक के ऊपर एक रख दूं, जैसे मैंने ये हाथों को रख दिया तो देखिए आपको पीछे का दिखाई नहीं देगा, इसको हम बोलते हैं कॉन्साइड। तो दो चीज़ें अगर बराबर हैं, सेम रेडियस की हैं, सेम साइज़ की हैं, एक के ऊपर एक रख दें तो वो कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कॉन्साइड चीज़ें हमेशा कैसी होती हैं? एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे किताब है, एक के ऊपर एक रख दो तो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाती है कि नहीं कर जाती? यानी वो एक दूसरे के कैसी हैं? बराबर है। तो थिंग्स दैट कॉन्साइड विद वन अनदर देन दे आर इक्वल। कॉन्साइड करने वाली चीज़ें हमेशा आपस में बराबर होती हैं। द होल्स आर ग्रेटर देन द पार्ट। अगर देखिए कोई बड़ी चीज़ है, उसमें से छोटी चीज़ निकालें तो बड़ी चीज़ हमेशा छोटी चीज़ से बड़ी होगी। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया द होल्स आर ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब जो बड़ा ट्रायंगल मैंने बनाया और एक छोटा ट्रायंगल है, तो ये हमेशा उसी का पार्ट बनाया ना मैंने, सेम चीज़ में से मैंने इसको बनाया है, तो ये जो ये पार्ट है ये इसका ही पार्ट होगा, बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट होगा। ABC का पार्ट क्या होगा? BDE, और ABC का जो एरिया है वो BDE से हमेशा बड़ा होगा। यानी अगर उसमें से कोई पार्ट लेते हैं, जैसे हम घर में रहते हैं तो कमरा एक पार्ट है उस घर का, तो वही घर बड़ा होगा, कमरा छोटा होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर सेम चीज़ का कोई पार्ट है तो बड़ी चीज़ वो छोटी चीज़ से बड़ी होगी। तो द होल्स आर ग्रेटर देन द पार्ट, पार्ट से हमेशा होल बड़ा होगा। क्लियर है? अब आगे आते हैं थिंग्स दैट आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई एक चीज़ है उसका मैं डबल कर दूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मेरे पास नंबर है 4 नंबर है, उसका मैंने डबल कर दिया, 4 का आधा कितना होता है? 2। अगर मैंने 4 को डबल कर दिया 4 2 जा कितना होगा? 8। तो 8 भी तो आपस में बराबर होगा। यानी कोई चीज़ का डबल कर दें, कोई सेम चीज़ है और उसका अगर डबल कर दें तो वो भी तो आपस में बराबर होगी।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल ले रही हूँ, मिठाई के 2 डिब्बे हैं मेरे पास, अगर मैं उसमें डबल मिठाई कर दूँ, आधी किलो से आधा किलो और बढ़ा दूँ, डबल कर दूँ उसको, तो 1-1 किलो हो गई, 1-1 किलो भी तो आपस में बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि y = 2x, z = 2x, तो y = z। यानी अगर किसी चीज़ का डबल कर दिया जाए तो भी तो वो चीज़ें आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यानी थिंग्स दैट आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब ऐसे ही अगर चीज़ों को आधा कर दिया जाए, आधी किलो के मिठाई के डिब्बे पावर निकाल दी, तो भैया पावर बची, वो भी तो आपस में बराबर हैं। यानी कोई सेम चीज़ है, उसको अगर आधा कर दिया जाए तो भी तो आपस में बराबर होगी। तो कहने का मतलब है थिंग्स दैट आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अदर। यानी y = x/2, z = x/2, x/2 बराबर है तो y = z भी तो हुआ, y = z भी तो हुआ। यानी जो थिंग्स हैं वो अगर सेम थिंग्स हाफ्स के बराबर है तो वो आपस में बराबर होगी, डबल कर दें तो भी बराबर होगी, कुछ जोड़ दें तो भी बराबर होगी, कुछ माइनस कर दें तो भी बराबर होती है। तो ये सब क्या है, ऑक्सिम्स है। ये सब ऑक्सिम्स हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कहीं पर भी पढ़ें, किसी भी चीज़ में पढ़ें, मैथ्स में पढ़ें, फिजिक्स में पढ़ें, सोशल में पढ़ें, कहीं भी ज़रूरत पड़ती, सब जगह सेम ही बात कही जाती है। इनको यूनिवर्सल ट्रूथ को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप में प्रूव्ड होते हैं। और कुछ चीज़ें प्रूफ करके बताते हैं, उनसे भी हम नई चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें उन्होंने सब इतना ज़्यादा इनका एनालिसिस किया, इतनी ज़्यादा रिसर्च की और उन्होंने इसको ऑक्सिम नाम दिया और बोल दिया कि आप चाहो तो कहीं भी इनको यूज़ करो। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं कि ये जो ऑक्सिम्स हैं उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको ऑक्सिम्स के बारे में बताया, नेक्स्ट लेक्चर में पोस्टुलेट्स के बारे में बताऊंगी और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी एनसीईआरटी की। तो आप प्लीज़ मेरे साथ साथ बने रहिए और जो मैं पढ़ाती हूँ बेसिक लेक्चर उसको ध्यान से पढ़िए, उसको 2-2 बार पढ़िए, लिख के करिए, जिससे जब हम नए लेक्चर की तरफ जाएँ तो आपको चीज़ें अच्छे से आएँ, अच्छे से क्लियर हों। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू बच्चों।